Dear aspirants, you are watching Upscale Academia for the preparation of lecturer zoology and biology for PPSC, and today the discussion will be on Orange Bands chapter number 27 entitled Man and His Environment, concept 1, that is renewable resources, और part A हम डिस्कस करेंगे. What do you know about air and water as renewable resources? Renewable resources क्या होते हैं और वाटर और एयर किस तरह से एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, ये हम देखेंगे. द रिसोर्सेज विच आर नेवर डिप्लीटेड एंड रिसाइकल्ड इन नेचर अगेन एंड अगेन, ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेचर में अगेन एंड अगेन यूज किए जा सकते हैं और वो कभी खत्म नहीं होते और कुदरती तौर पर दोबारा से दोबारा पैदा होते रहते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज. Thus, renewable resources are used again and again, and these resources are generally sustainable as their utilization does not deplete them at a rate faster than their natural regeneration. नेचुरली जो वो रीजनरेट हो रहे हैं तो उनकी नेचुरली रीजनरेट होने की स्पीड उनकी डिप्लीशन की स्पीड से ज़्यादा होती है, इसलिए वो बार बार यूज़ किए जा सकते हैं और कभी भी डिप्लीट नहीं होते. जैसे कि हवा के बारे में कहा जाता है कि ये एक रीन्यूएबल रिसोर्स है. The term air is commonly defined as the mixture of gases that make up the Earth's atmosphere. हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर में जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मुख्तलिफ गैसेस का मजमुआ है, उसको हवा कहा जाता है. और इसकी अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन करें तो हम कहेंगे द इनविजिबल ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस सब्सटेंस दैट सराउंड्स द प्लैनेट इज कॉल्ड एयर. एक ऐसा सब्सटेंस जो कि नज़र नहीं आता, जिसकी कोई खुशबू नहीं है, जिसका कोई टेस्ट नहीं है, और वो गैसों का मजमुआ है जो कि हमारे प्लैनेट अर्थ के इर्द गिर्द मौजूद है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो एयर है. एयर इज सेवरल किलोमीटर्स थिक ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ. आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एयर जो है वो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द चंद किलोमीटर पर मुश्तमिल एक गिलाफ है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. कंपोजिशन की बात करें तो इट कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ नाइट्रोजन अबाउट 78%, आर एट सम प्लेसेस इट इज़ रिटन 79%. तो अगर आप हवा में देखें, जैसे कि आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, तो 78% तक जो है वो नाइट्रोजन होती है. कुछ बुक्स के अंदर इसको 79% भी बताया जाता है. उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो तकरीबन 21% होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर इसको जो है वो 20% भी बताया जाता है. तो अगर आप कहेंगे नाइट्रोजन 78% तो ऑक्सीजन 21% कहेंगे. अगर आप कहेंगे नाइट्रोजन 79% तो ऑक्सीजन फिर आप 20% कह देंगे. फिर आर्गोन जो है वो 0.93% होती है. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो 0.03% बाज़ बुक्स में लिखी होती है और बाज़ में लिखी होती है 0.04%. एंड ट्रेस अमाउंट्स ऑफ अदर गैसेज जिनको हम इनर्ट या नोबल गैसेज कहते हैं, एज वेल एज वेरिंग लेवल्स ऑफ द वाटर वेपर्स. तो ये सारी चीज़ें मिलकर एयर बना रही हैं. इसको हम कहते हैं एयर की कंपोजिशन. वी नो दैट आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड into different layers. जैसे कि इस डायग्राम में देखिए कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है उसको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर. सो दीज लेयर्स आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. द कंपोजिशन एंड डेंसिटी ऑफ दीज गैसेज डिक्रीजेज सिग्निफिकेंटली विद आल्टीट्यूड. आल्टीट्यूड क्या होता है? सतह समंदर से बुलंदी. तो जैसे जैसे सतह समंदर से आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो ये जो हमने पीछे गैसेस का जिक्र किया, इनकी परसेंटेज जो है वो कम होती जाएगी, इनकी जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी. द लेयर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर वेयर एयर इज एक्सट्रीमली स्पार्स एंड मॉलिक्यूल्स आर सो फार दैट दे कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स विदाउट कोलाइडिंग विद वन अनदर इज कॉल्ड एक्सोस्फेयर. तो एक्सोस्फेयर जो होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है. दिस इज एक्सोस्फेयर. और इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के, यानी कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने दूर दूर होते हैं कि वो एक दूसरे से टकराए बगैर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का सफ़र कर सकते हैं. यानी कि आप कह लें कि एक्सोस्फेयर के अंदर जो गैसेस होती हैं वो ना होने के बराबर होती हैं.
The exosphere is the outermost layer of the Earth's atmosphere and marks the transition between the Earth's atmosphere and outer space. Exosphere के बाद जो है वो आगे फिर स्पेस यानी कि जिसे हम खला कहते हैं वो शुरू हो जाता है. While there are still trace amounts of gases present in the exosphere, the term air is generally not used to describe this region because the atmospheric density is so low that the concept of air as we commonly understand it becomes less applicable. जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि एक्सोस्फीयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट हैं वो इतनी कम हैं और उनकी डेंसिटी इतनी कम है और वो एक दूसरे से इतने दूर दूर होते हैं गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं कि हम एक्सोस्फीयर के लिए एयर का वर्ड यूज नहीं करते, यानी कि हम नहीं कहते कि एक्सोस्फीयर में एयर मौजूद है. फिर एक्सोस्फीयर के बाद जो है वो आगे खला यानी कि स्पेस स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद जी इंपॉर्टेंस क्या है? ऑक्सीजन ऑफ द एयर इज कंज्यूम ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. हमने पढ़ा हुआ है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो जरूरी होती है और आपको पता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर जो है ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करवा के उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा किया जाता है और साथ में एटीपी की सूरत में एनर्जी पैदा की जाती है जिसको हम एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं. तो ऑक्सीजन जो है वो एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है यानी कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सेल ये हमें चाहिए. उसके बाद आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन फोटोसिंथेसिस एंड मेकिंग द अदर कंपाउंड्स रिस्पेक्टिवली. आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है या दूसरे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाने के लिए जो है वो नाइट्रोजन यूज होती है. नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आपने पढ़ा हुआ ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, जिनसे फिर डीएनए और आरएनए वगैरह बनते हैं. तो उन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की तैयारी में नाइट्रोजन यूज होती है जो कि हवा का हिस्सा है. हवा में आपने पढ़ा है कि 78 to 79% नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 to 0.04% होती है. और ये आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो है वो रिएक्ट करते हैं तो ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन जाता है और साथ में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे पैदा होती है और साथ में वाटर भी जो है वो पैदा होता है. तो इस तरह फोटोसिंथेसिस होती है. तो ये गैसेस, इसका मतलब है कि ये अहम प्रोसेसेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं. उसके बाद हाउ एयर इज रीन्यूड, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एयर इज रीन्यूएबल रिसोर्स. तो किस तरह से रीन्यू होती है? तो अभी आपने देखा कि जब फोटोसिंथेसिस हुई प्लांट्स के अंदर तो फिर क्या हुआ कि प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, रॉ मटेरियल के तौर पे यूज कर लिया, लेकिन उसमें देखें यहाँ पे कि ऑक्सीजन रिलीज हुई है. तो ऑक्सीजन रिलीज होके एटमॉस्फेयर में ही आएगी ना. तो इसका मतलब है कि हमारी जो एयर है उसका एक जो कंपोनेंट है जिसको हम ऑक्सीजन कह रहे हैं जो कि 20 to 21% होती है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए हमारे माहौल में आती रहती है. इसीलिए हम कह रहे हैं कि एयर एक रीन्यूएबल रिसोर्स है. इसी तरह रेस्पिरेशन के बारे में आपने यहाँ पे देखा कि जब रेस्पिरेशन हुई तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज हो गई, ठीक हो गया. तो ऑक्सीजन यूज हो गई तो रेस्पिरेशन के बाद देखें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी तो पैदा हुई है. ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में आ जाएगी. तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल में फेंकते हैं. तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो एयर है उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई. तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एयर जो है वो अपने आप को रीन्यू करती रहती है क्योंकि उसमें इस तरह मुख्तलिफ गैसेज मुख्तलिफ प्रोसेसेस के जरिए शामिल होती रहती हैं. जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि रेस्पिरेशन के जरिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो जाती है हमारी एयर में और फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन शामिल हो जाती है हमारी एयर में. इसी तरह ओशंस एंड वाटर बॉडीज, ओशंस एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग द एयर कंपोजिशन. कैसे एब्जॉर्ब करते हैं ओशन कार्बन डाइऑक्साइड को? आपको पता है ओशंस के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर फोटोसिंथेसिस होती है. हमारी जो जमीन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी पर मुश्तमिल है और आपने पढ़ा था कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो डायटोम्स होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे ना, इसी तरह वो ऑक्सीजन भी पैदा करेंगे. तो फिर ओशन से भी बहुत बड़ा एक हिस्सा गैसेस का जो है वो हमारे एयर में आता है. इसी तरह वोल्केनिक एक्टिविटी में आपको पता है वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं और यहाँ पे जब ऐसे लावा फटेगा तो इसके फटने से मुख्तलिफ तरह की बहुत सारी गैसेस हमारी एयर के अंदर आ जाती हैं जिसमें नाइट्रोजन भी होगी,
तो इस तरह एयर में नाइट्रोजन भी आ गई। डीकंपोजिशन एंड डीके, इसी तरह ऑर्गेनिक मैटर जिसमें डीकंपोजिशन हो रही होती है, मादे गल सड़ रहे होते हैं, वहां से भी गैसेस निकल के जो हैं वो आती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एयर जो है वो एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि ये जितनी भी आपने प्रोसेसेस और एक्टिविटीज पढ़ी हैं, इन सब के नतीजे में एयर के अंदर मुख्तलिफ गैसेस जो है वो शामिल होती रहती हैं, यूज भी होती रहती हैं और शामिल भी होती रहती हैं। अब एयर पोल्यूशन के बारे में आप जानते हैं कि हवा जो है वो आलूदा भी हो सकती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रही है और जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह से गैसेस निकलती हैं वो एयर को पोल्यूट करती हैं। पोल्यूटेड एयर कंटेन्स सर्टेन गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो इस तरह मुख्तलिफ सोर्सेज के जरिए जो गैसेस हमारी हवा में शामिल होती हैं वो हमारी हवा को पोल्यूट कर सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए पावर स्टेशंस वगैरह से या इंडस्ट्रीज वगैरह से जो गैसेस निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, इसी तरह ऑटोमोबाइल से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह, और जो लाइव स्टॉक के वेस्ट मटेरियल्स और डीकम्पोजिशन वगैरह होती हैं वहाँ से जो है अमोनिया वगैरह, और ये सारी गैसेस जो हैं वो हमारी हवा को पोल्यूट करेंगी। फिर वही पोल्यूशन जो है वो पानी के साथ मिलकर, यानी कि बारिश के पानी के साथ मिलकर वेट डेपोजिशन के नतीजे में भी हमारी ज़मीन पे वापस आ सकती है, या फिर ड्राई डेपोजिशन के नतीजे में भी हमारी ज़मीन पर नीचे आ सकती है। तो इस तरह हमारी हवा जो है वो इन गैसेस की वजह से गंदी हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड एसिड रेन्स आर ग्लोबल इफेक्ट्स ऑफ दिस पोल्यूशन। तो जाहिर बात है जब ये जहरीली गैसें हमारी हवा में मौजूद हैं तो बारिश के पानी के साथ ये गैसें मिलेंगी तो एसिड रेन का जो है वो बायस बनेंगी। उसके बाद जी वाटर भी एक रीन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर इज अ रीन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज इट कॉन्स्टेंटली गोज थ्रू अ नेचुरल साइकिल, जिसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। इस वाटर साइकिल में क्या होता है कि वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज, समंदरों से और जो दूसरी वाटर बॉडीज हैं, नहरें, तालाब या कुछ भी, वहां से पानी इवेपोरेट होता है, वेपर्स बन के, बहारात बन के ऊपर को उठता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन ऑफ द वाटर। फिर क्या होता है कि ऊपर जाके एक खास बुलंदी के ऊपर ये बादलों में कन्वर्ट हो जाता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। उसके बाद बादल जो हैं वो फिर बरसते हैं और बारिश की सूरत में पानी दोबारा नीचे आ जाता है, और वो बारिश का जो होना है वो कहलाता है प्रेसिपिटेशन। और उसके बाद जब पानी जो है दोबारा रिवर में आ जाएगा या किसी भी वाटर बॉडी में आ जाएगा तो वो फिर दोबारा इस तरह फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, जिसको हम कहते हैं रन ऑफ। तो इस तरह ये जो है पूरा वाटर साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए हम वाटर को रीन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, क्योंकि अगर ये बहारात बन के ऊपर गया है तो बारिश की सूरत में वापस भी आ गया है। दिस प्रोसेस रिपीट्स एंश्योरिंग अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर। हाउएवर वी नीड टू बी केयरफुल नॉट टू यूज टू मच और पोल्यूट इट। हमें इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए कि हम वाटर को ना तो पोल्यूट करें ना ही ओवर यूज़ करें, मिस यूज़ करें, सो इट स्टेज क्लीन एंड अवेलेबल फॉर एवरीवन, ताकि वो हमारी नस्लों के लिए भी जो है वो अवेलेबल रहे। 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारी जो ज़मीन है उसका 75% हिस्सा जो है वो सिर्फ पानी पर मुश्तमिल है। उसके बाद जो पानी है, अगर पानी में देखा जाए तो टोटल 97% ऑफ द वाटर ऑफ द प्लेनेट अर्थ इज इन द ओशंस। समंदरों में 97% टोटल पानी का जो हिस्सा है वो मौजूद है, और 2% वाटर जो है वो आपको फ्रोजन आइस कैप्स की सूरत में मिल सकता है, ग्लेशियर्स वगैरह में, और 1% वाटर जो है वो आपको लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में या अंडरग्राउंड मिलता है। और ये जो 2% वाटर है ग्लेशियर्स का या फ्रोजन आइस कैप्स का, ये भी फ्रेश वाटर है, और जो 1% वाटर है इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स या अंडरग्राउंड वाटर, वो भी फ्रेश वाटर है। सिर्फ ये जो ओशंस का पानी होता है 97%, जिसको हमने कहा है, सिर्फ ये मैरीन वाटर होता है जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है और वो पिया नहीं जा सकता जब तक कि आप उसको ट्रीट ना कर लें। वाटर इज आल्सो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है कि 70 to 90% ऑफ द बॉडी वेट जो है वो वाटर पर मुश्तमिल होता है। आपने पढ़ा हुआ है कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का वो सेल है, और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म जो है उसका 90% हिस्सा वाटर ही होता है। तो टोटल ऑर्गेनिज्म का भी 70 to 90% जो है हिस्सा वो वाटर होता है।
यूजेस क्या हैं, डोमेस्टिक या इरिगेशन जो है वो 10% है और इंडस्ट्रियल जो यूटिलाइजेशन है वो 90% है वाटर की। यानी कि जो घरों में पानी यूज होता है या जो ज़राअत वगैरह में यूज होता है इरिगेशन में वो सिर्फ 10% और जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है वो 90%। यानी कि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा पानी को यूज कर रही हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। वाटर इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग द फूड स्टफ, ड्रिंक्स, लिक्विड डिटर्जेंट्स एंड many other products. In addition to this, sodium chloride जिसको हम टेबल साल्ट कहते हैं, it is obtained from the sea water and sodium chloride is used in the cooking. ठीक हो गया। तो ये भी एक वाटर का यूज हो गया कि समंदर के जो पानी हैं उनको आप ट्रीट करके एक रिवर्स ओस्मोसिस होता है प्रोसेस, उससे गुजार के उसमें समंदर के पानी से जो है साल्ट्स अलग कर दिए जाते हैं और वो पानी जो है उसको पीने के काबिल बनाया जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अदर यूजफुल केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट आर टॉक्सिक। जो इंडस्ट्री से पानी निकलता है आपको पता है वो टॉक्सिक होता है, उसमें मुख्तलिफ तरह की हैवी मेटल्स होती हैं, मुख्तलिफ तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं, रंगदार मादे होते हैं। डिपेंड करता है कि वो कौन सी इंडस्ट्री जिससे वो निकल रहा है उसी तरह के पोल्यूटेंट्स उसमें मौजूद होंगे और ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये इनहिबिट करते हैं नेचुरल प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर को। नेचुरली वाटर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से प्योरीफाई होता रहता है, लेकिन ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं तो फिर जो वाटर की नेचुरल प्योरिफिकेशन है वो नहीं हो पाती। सो हम कह सकते हैं कि केमिकल वेस्ट्स डिग्रेड द रिवर वाटर एंड मेक इट हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक लाइफ। जब इतनी सारी पोल्यूशन, इतना सारा इंडस्ट्रीज का पानी उस पानी में मिल जाएगा तो वो मछलियां और वो जो दूसरे जानदार हैं वो बेचारे फिर क्या करते हैं, उनका हैबिटेट खराब हो जाता है और वो डेथ और डिक्लाइन की तरफ जाती है उनकी पॉपुलेशन। पोल्यूशन ऑफ द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कंटिन्यूज and there will be shortage of fresh water supply in future. Therefore measures should be taken to improve the water resources. वाटर रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने के लिए इकदामात करने चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए और वाटर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना चाहिए। इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है वो इस तरह के रूल्स अप्लाई होने चाहिए कि वो अपने वेस्ट वाटर को ट्रीट किए बगैर साफ पानी के ज़खीरों में शामिल ना करें और दरियाओं और नहरों में ना डालें। So this was all about the concept 1, that was about the air and water as renewable resources. Thank you.